नमस्कार बच्चों, पाइथन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग वहां से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने अपनी लास्ट क्लास को छोड़ा था। तो एक बार देख लेते हैं हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था रिवीजन के तौर पर। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में वेरी स्मॉल डिस्टेंस मेजर कैसे किया जाता है ये सब देखा था। हमने वहाँ पे ओलिक एसिड का डायमीटर निकाल के देखा था। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, थोड़ी सी इसमें केमिस्ट्री थी, थोड़ी सी इसमें फिजिक्स थी, हमने उसके बारे में पढ़ा था। और हमने देखा था माइक्रोस्कोप के बारे में देखा था, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था। हमने फिर रेंज ऑफ लेंथ देखी थी कि सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन कौन सी लेंथ ह्यूमन बीइंग को अभी तक पता है साइंस में। और हमने उसके बाद मेजरमेंट ऑफ मास देखा था। मास मेजरमेंट में हमने देखा था कि वेरी लार्ज मासेस को हम लोग न्यूटन्स लॉ से देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और स्मॉल मासेस अगर हैं तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने रेंज ऑफ मासेस देख लिया था, एरर देखी थी। एरर की डेफिनेशन बस हमने डिस्कस की थी, एरर को हम लोग डिटेल में नहीं देखे थे। आज की क्लास में हम लोग एरर को डिटेल में देखेंगे। तीसरा हमने देखा था कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था। तो इस क्लास में मुझे ये जो फोटोग्राफ है वो मिल गई है, तो मैंने ये फोटोग्राफ भी अटैच कर ली है। एक बार आप नोट्स में जब आपको ये नोट्स मिलेंगे या फिर आप अभी वीडियो में देखते टाइम भी पुराने जो मैंने डायग्राम बनाया था उससे मैच करवा के एक बार समझ लेंगे कि ये क्या क्या है। और चलिए मैं एक बार आप लोगों को बता ही देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में कि वो जो डायग्राम मैंने बनाया था वो इस वाले जो फोटोग्राफ है उससे कैसे मैचिंग है और क्या समझाने की कोशिश की गई है। तो इसमें ज़्यादा क्लैरिटी है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, सपोज ये जो है एक्यूरेसी और प्रिसीजन पहले देख लेते हैं। इसमें देखिए एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी जो होती है वो आपकी जो समझ लीजिए कितना ट्रू वैल्यू, अगर सेंटर की वैल्यू को हम लोग ट्रू वैल्यू माने, सेंटर की वैल्यू को हम लोग ट्रू वैल्यू माने, तो ट्रू वैल्यू के कितना पास आपका जो रीडिंग आ रहा है इंस्ट्रूमेंट का वो बताता है एक्यूरेसी। ठीक है। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो ट्रू वैल्यू के बहुत करीब वैल्यू बता रहा है तो आपका मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत एक्यूरेट डेटा दे रहा है। ठीक है। लेकिन आपका जो प्रिसीजन होता है, प्रिसीजन मतलब होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन बताता है। रेजोल्यूशन मतलब होता है कि कितनी छोटी से छोटी वैल्यू आपका इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। ठीक है। तो अगर आपके इंस्ट्रूमेंट का जो रेजोल्यूशन है वो बहुत अच्छा है, बहुत कम है, तो मतलब इसका ये हो गया कि जो आपके डेटा पॉइंट्स होंगे वो बहुत करीब करीब आएंगे। ठीक है। और अगर इसमें देखिए, अगर इसमें क्या दिखा रहा है कि डेटा पॉइंट तो बहुत करीब करीब है लेकिन वो सेंटर जो है आपका ट्रू वैल्यू है उससे बहुत दूर है। तो आपका जो डेटा है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, वो एक्यूरेट डेटा नहीं दे रहा है लेकिन प्रिसाइज दे रहा है। वहीं आप इस तीसरे वाले डायग्राम में देखेंगे तो आपके जो डेटा है वो देखिए आप ट्रू वैल्यू के तो पास पास है, ट्रू वैल्यू के तो पास पास है लेकिन आपस में करीब नहीं है डेटा पॉइंट्स। तो ऐसे डायग्राम जो है वो एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है क्योंकि आपस में जो डेटा पॉइंट्स है वो बहुत दूर दूर है। ठीक है। अगर डेटा पॉइंट्स आपस में भी दूर है और ट्रू वैल्यू के भी दूर है तो क्या बोल देंगे आपकी एक्यूरेट भी नहीं है और प्रिसाइज भी नहीं है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। और आज हम जो अपनी क्लास है वो चालू करेंगे सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर से। ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर हमको देखना है, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। तो पहला हम लोग देखते हैं सिस्टमैटिक एरर के बारे में। तो देखिए बच्चों, सिस्टमैटिक एरर मतलब क्या होता है। बाय डेफिनेशन सिस्टमैटिक एरर ऐसी एरर होती हैं जो टेंड करती हैं किसी एक तरफ, या तो पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड। ठीक है। सपोज आपने मेजर लिया और कंटिन्यूसली, मतलब आपने सपोज आपको मेजर करना है, कोई लाइन है जो 5 सेंटीमीटर की है, कोई लाइन है जो कि 5 सेंटीमीटर की है और आपका कंटिन्यूसली जो डेटा आ रहा है वो 4.9 या 4.8 या 4.7। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो एरर है वो हमेशा नेगेटिव आ रही है, हमेशा कम आ रही है। ठीक है। या आपका जो डेटा है वो हमेशा 5.1, 5.2, 5.3 ऐसे करके आ रहा है, तो हमेशा अपर एंड पे आ रहा है। या तो अपर एंड पे आता रहे या तो लोअर एंड पे आता रहे, या अपर एंड पे आता रहे या लोअर एंड पे आता रहे। अगर ऐसा कोई एरर आ रहा है जो कंटिन्यूसली नेगेटिव है या कंटिन्यूसली पॉजिटिव है, ऐसे एरर को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। ठीक है। और सिस्टमैटिक एरर, अगर ये जो ऐसी जो एरर आती हैं कि अपर एंड पे या लोअर एंड पे ही हमारी एरर आ रही है, वो केवल 3 वजह से हो सकता है ऐसा। ठीक है। वो 3 कौन कौन सी वजह है वो हम लोग अभी इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहली वजह ये हो सकती है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर हो वो। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में आपके कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई डिजाइन जो है वो इम्परफेक्ट है आपके इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है। या उसका कैलिब्रेशन नहीं हुआ है। तो कैलिब्रेशन के लिए आप अभी अभी के लिए इतना समझिए कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ चेंज विद टाइम जो है चेंज होता रहता है।
ठीक है। तो अगर बहुत टाइम हो गया आपके इंस्ट्रूमेंट को मेजर करते करते, तो उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आने लगेंगी, या पॉजिटिव फ्लक्चुएशन हो सकती है, नेगेटिव फ्लक्चुएशन हो सकती हैं। तो आपको एक मास्टर के साथ, मास्टर क्या होता है, मास्टर भी वही इंस्ट्रूमेंट होता है जो सेम आपका जो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वही इंस्ट्रूमेंट सेम होगा मास्टर, लेकिन ऐसा ऐसी चीजों से बना होता है जिसमें चेंजेस नहीं आते विद टाइम। ठीक है। तो आपको मास्टर के साथ हमेशा अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैच करवा करके उसकी रीडिंग को सही करना होता है। ऐसे फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपका कैलिब्रेशन नहीं हुआ है तो आपकी जो एरर है वो सिस्टमेटिक एरर्स आ सकती हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पे एक जीरो एरर के बारे में बात कर रहा है। जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है दोस्तों? तो जीरो एरर आप ये समझ लीजिए कि जीरो एरर का अगर आप एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे बुक में तो वर्नियर कैलिपर के थ्रू समझाया हुआ है, लेकिन अभी आप जस्ट फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 11th में आए हैं, तो आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर को यूज नहीं किया होगा। ठीक है। तो मैं आपको रूलर की मदद से बता देता हूँ, जो स्केल आप लोग यूज करते हैं उसकी मदद से आपको समझा देता हूँ कि जीरो एरर क्या होती है। जीरो एरर का मतलब ये होता है कि देखिए, आप अपने स्केल को देखिएगा, आपका जो स्केल होता है वो ऐसे उसमें रीडिंग बनी होती है ना। तो जो पहली रीडिंग होती है वो जीरो से चालू होती है, उसके बाद वन, ऐसे से करके टू, ठीक है, ऐसे से करके फिर जाएगा और थ्री, ऐसे करके 15 तक जाता है। ठीक है। तो अगर अगर आपने जो मेजरमेंट है वो जीरो से ना चालू होकर के कहीं और से चालू किया, तो ऐसे उसके कारण जो एरर आता है उसी को हम लोग जीरो एरर कहते हैं। ठीक है। इसका रीजन क्या हो सकता है कि सपोज आपका स्केल यहाँ से टूट गया, तो आपको तो यहीं से रीडिंग मेजर करनी पड़ेगी, यहीं से रीडिंग मेजर करी और आपका जीरो तो लेकिन यहाँ पर था, तो आप तो जो जो ले रहे हैं, जो डेटा ले रहे हैं वो हमेशा कम आएगा, वो हमेशा कम आएगा। तो ऐसी ऐसी जो एरर है वो हमेशा नेगेटिव एरर में आ जाएगी, तो हमेशा नेगेटिव एरर में आएगी, तो ये सिस्टमेटिक एरर हो गया। ठीक है। अब ये भी हो सकता है ना कि आपका स्केल तो सही है, लेकिन कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, जीरो से ना लेकर के स्केल का जो एज है, ये वाला एज जो है, वहां से मेजरमेंट ले लेते हैं। ठीक है। तो अगर आप यहाँ से पीछे से मेजरमेंट लेना चालू कर देंगे, तो आपकी जो एरर आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आना चालू हो जाएगी, हमेशा आप ज्यादा मेजर कर लेंगे, है ना। तो आप एक और चीज देखिए कि ये भी सब सही था, लेकिन आपका प्रिंट जो है, प्रिंट ही नहीं है यहाँ पे कुछ, और ये लाइन वगैरह आपको ढंग से पता नहीं चल रही है। तो कुल मिला के आप ऐसा समझ लीजिए कि जीरो के कारण जो आपकी एरर आती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, उसको हम लोग जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आप वर्नियर में, हम लोग ज्यादा इसको देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है, लेकिन आपने अभी वर्नियर नहीं देखा है। जब आप लैब में जाएंगे, वर्नियर वगैरह अगर आपने देखेंगे, तो आप अपने टीचर से जरूर पूछेगा कि इसमें हम लोग को जीरो एरर कैसे देखी जाती है। ठीक है। वहां पे आपको जीरो सेट भी करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको ये चीज यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है। अब आप आइए इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। अगर आपका एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में ही कुछ प्रॉब्लम है, परफेक्ट नहीं है, या जो प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके कारण भी आपकी सिस्टमेटिक एरर आ सकती है। तो ये बोल रहे हैं वो किसके कारण हो सकता है, वो कारण हो सकता है आपका एक्सटर्नल कंडीशन के कारण। ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में ये है कि आप सपोज आप कोई कॉपर की वायर है उसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं, कॉपर की वायर है या मेटल की कोई भी वायर है उसकी लेंथ आपको मेजर करनी है। तो तो क्या होता है, जो लेंथ होती है ना, वो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इस जो मेटल होता है वो थर्मली एक्सपैंड कर जाता है, टेम्परेचर के साथ उसके अंदर एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है। तो ऐसी चीजें, ऐसी क्वांटिटी जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करती हैं, तो उसके कारण जो आपका एरर आ जाता है, उस एरर को हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है। अभी तीसरा जो है, तीसरा आपका आ जाता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में आप लोग देखेंगे इंडिविजुअल बायस। ठीक है। अगर जो बंदा रीडिंग ले रहा है उसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझ लीजिए, पैरेलैक्स एरर समझ लीजिए। ठीक है। पैरेलैक्स एरर में क्या होता है, ये दो मिनिस्कस है, ठीक है, और कंटिन्यूसली जो इंडिविजुअल है वो ऊपर वाला देख रहा है, जो मिनिस्कस है अपर मिनिस्कस देख रहा है नीचे की ओर से, मतलब या तो ऐसे देख रहा है या वो कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे इस तरह से देख करके मेजरमेंट कर रहा है। यहाँ पर उसकी समझ लीजिए आई है, ठीक है, यहाँ पर उसकी आंख है, आई बोलते हैं जिसको। ठीक है। और वो कंटिन्यूसली गलत तरीके से रीडिंग ले रहा है। ठीक है। रीडिंग कैसे लेनी चाहिए, सामने से लोअर मिनिस्कस देखना चाहिए। ठीक है। तो ये जो एरर होती है, जो इंडिविजुअल बायस के कारण होती है, जो कि रिमूव की जा सकती है, लेकिन उसको मेथड नहीं पता है, उसके कारण बार बार वो गलती कर रहा है, उस एरर को पर्सनल एरर बोलते हैं। क्योंकि अगर वो कंटिन्यूसली उसको पता ही नहीं है तो वो हर बार ऐसे ही देखेगा, है ना, या तो वो हर बार ऐसे ही देखेगा, तो या तो हर बार पॉजिटिव एरर आएगी या हर बार नेगेटिव एरर आएगी। ठीक है। तो ऐसी एरर को हम लोग दोस्तों बोलते हैं पर्सनल एरर। ठीक है। अब अगला आता है हमारा रैंडम एरर।
तो रैंडम एरर क्या होता है? तो हमने सिस्टमैटिक एरर पढ़ लिया। तो रैंडम एरर का डेफिनेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि यदि आप कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं और उसकी वो जो आपकी जो रीडिंग आ रही है वो कंटिन्यूसली या तो ज़्यादा आ जा रही है या कम आ जा रही है, या ज़्यादा आ जा रही है कम आ जा रही है, तो यहाँ देखेंगे आप या तो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव आती थी सिस्टमैटिक एरर में, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव एरर आती थी या आपकी नेगेटिव नेगेटिव एरर आती थी। रैंडम एरर में क्या होता है? कभी पॉजिटिव एरर आ रही है, कभी नेगेटिव एरर आ रही है, कभी पॉजिटिव एरर आ रही है, कभी नेगेटिव एरर आ रही है। तो ऐसी एरर अगर आपकी आ रही हैं तो ऐसी एरर्स को हम लोग रैंडम एरर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर आपकी कंटिन्यूसली पॉजिटिव या कंटिन्यूसली नेगेटिव एरर आ रही है तो ऐसी एरर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें आइडिया लग जाता है कि ये अपर एंड पे दे रहा है या लोअर एंड पे दे रहा है। लेकिन अगर रैंडम एरर आ रही है, पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो हमको पता ही नहीं चल रहा है ना कि आखिर दिक्कत कहाँ हो रही है। तो ऐसे जो है ये एरर जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, तो इस टाइप की एरर को हम लोग रैंडम एरर बोलते हैं। तो इसका रीजन क्या क्या होता है? इसका रीजन इन्होंने लिखा है ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी ऐसी फ्लक्चुएशन जो अनप्रेडिक्टेबल हो, जैसे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो जाना, या टेम्परेचर कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ऐसे फ्लक्चुएशन हो जाना, तो ऐसी फ्लक्चुएशन के कारण जो हमारी रीडिंग होती है अगर वो चेंज हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। ठीक है, यहाँ पे जो देखिए अब टेम्परेचर को जो इफेक्ट आ रहा था वो एक अपर एंड या लोअर एंड पे ही आ रहा था। यहाँ पर जो है यहाँ पे फ्लक्चुएशन बोल रहा है, फ्लक्चुएशन मतलब ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। तो ऐसी जो एरर आती है, ऐसी जो रीडिंग है हम लोग की, वो रैंडम एरर के अंदर में आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे पर्सनल अनबायस्ड ये भी बोला है कि पर्सनल अनबायस्ड एरर भी होती है ये। ठीक है, यहाँ बायस था, यहाँ अनबायस्ड है, मतलब जो इंडिविजुअल है वो हर चीज सही ढंग से फॉलो कर रहा है। वो सेंटर में अगर लेना है तो सेंटर में देख के ही ले रहा है। ठीक है, बायस मतलब तो ये हो गई कि उसको पता ही नहीं है, वो गलत तरीके से रीडिंग ले रहा था। अनबायस मतलब ये है कि वो सारे प्रोसीजर सही फॉलो कर रहा है, उसके बाद भी रीडिंग गलत आ रही है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए अगर एक ही यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर सेम पर्सन अगर सेम ऑब्जर्वेशन को बार बार रीडिंग लेगा तब भी उसकी जो रीडिंग है वो हर बार मैच नहीं करेगी। ऐसा आप एक्सपेरिमेंट में ऐसा होता ही है एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो ऐसी एरर को हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लीस्ट काउंट एरर पे। तो लीस्ट काउंट एरर क्या है? लीस्ट काउंट एरर यहाँ पर मैंने एक डायग्राम मिला था मेरे को, मैं उसके थ्रू बता देता हूँ। तो लीस्ट काउंट पहले समझ लीजिए क्या होता है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट मतलब होता है कि सबसे छोटी सी छोटी वैल्यू जो वो मेजर कर सकता है इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं हम लीस्ट काउंट, सबसे छोटा वाला काउंट। ठीक है, तो इस जो आपका रूलर है उसमें जो लीस्ट काउंट है होता है वो 1 mm का होता है, यानी कि आप जो है 1 mm से नीचे आप मेजर ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज आपकी ये ग्रीन लाइन का आपको मेजरमेंट करना है। ठीक है, आपने रूलर रखा जीरो से और इसको मेजर करना चालू किया, लेकिन जो आपका एक्चुअल लेंथ है वो तो इन दोनों के बीच में आ रही है। लेकिन या तो आप रीडिंग ये वाले लिखेंगे 25 लिखेंगे, या 26 लिखेंगे, या 26 लिखेंगे या 25 लिखेंगे, लेकिन ना ही लेंथ 25 है ना ही 26 है, वो तो इन दोनों के बीच में है। लेकिन वो तो आप मेजर ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो इतना प्रिसाइज ही नहीं है, उसका रेजोल्यूशन इतना नहीं है। ठीक है, तो ऐसी एरर जो लीस्ट काउंट के कारण आ जाती है उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। तो यहाँ लीस्ट काउंट एरर कितनी हो जाएगी? जो भी इसकी ट्रू लेंथ होगी, सपोज 25 पॉइंट ऐसा बोल लीजिए, 25.6 बोल लीजिए, है ना, बीच में 20 से थोड़ा ज्यादा, मतलब जो भी है इसकी जो ट्रू लेंथ होगी उससे अगर आप माइनस कर देंगे, आपने या तो लिखा होगा कितना लिखा होगा 25 लिखा होगा, या लिखा होगा आपने 26, है ना, तो इससे माइनस कर दीजिए, ट्रू लेंथ से आप इसको माइनस कर दीजिए, तो जो भी एरर आएगा आपका वो आपका होगा लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, तो होपफुली बच्चों आपको ये सब समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एक बार में तो आप दोबारा इसको रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन क्लासेस में हमेशा ये मौका रहता है कि रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, जो कि आपको ऑफलाइन क्लास में नहीं मिलता है। तो होपफुली ऐसे मैं जो समझा रहा हूँ सब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा है, क्लासेस इंटरेस्टिंग लग रही हैं, तो कमेंट करके बता दीजिएगा आपको क्या 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 फीडबैक है। उसके साथ भी हम लोग चेंजेस वगैरह जो है अपनी वीडियोस में करते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है अभी रैंडम सिस्टमेटिक एरर्स का जो डायग्राम दिया हुआ है, ये बताया है कि हम लोग रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन ऐसा है कि देखिए
ये बोल रहा है कि सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर को अगर रिमूव करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर तो देखिए आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव अगर एक तरफ आ रही है, नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ आ रही है, तो कुछ तो हमारे डिवाइस में ही प्रॉब्लम है, तो या तो जीरो में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इसको इंस्ट्रूमेंट ही ठीक कर लीजिए ना। आप कैलिब्रेट कराइए, इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करा के देखिए, कैलिब्रेट करके ठीक नहीं हो रहा तो उसका जीरो चेक कीजिए। तो आप जो है इसको बड़े आसानी से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर टेम्परेचर वगैरह का आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई आप लैब कंडीशन वैसी रखिए। भाई जो जो कंडीशन आपकी उस एक्सपेरिमेंट में लग रही हैं वो आप टेम्परेचर उतना मेंटेन कीजिए, आप उनकी ह्यूमिडिटी मेंटेन कीजिए, ठीक है। और पर्सनल एरर है तो पहले आप भाई प्रोसीजर देखिए कि हमको ऐसे देखना है कि ऐसे देखना है, तो आपको सही प्रोसीजर मालूम होगा तो ये एरर जो है वो आराम से रिमूव कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर को रिमूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है हमारी रैंडम एरर को रिमूव करने में, क्योंकि रैंडम एरर तो हमने सब चीज सही किया, फ्लक्चुएशन वगैरह हो गया, या फिर आप एक ही जो स्टूडेंट है वो अलग अलग हर बार रीडिंग ले ले रहा है, बल्कि सारा चीज सही कर रहा है, वो होता ही है, वो आता ही रीडिंग हर बार अलग अलग है, एक रीडिंग कभी आ ही नहीं सकता है। तो ऐसी एरर को रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको रिमूव करने का इन्होंने तरीका ये बताया है कि आप बहुत सारी रीडिंग लीजिए, ठीक है। एक रीडिंग मत लीजिए, आप बहुत सारी रीडिंग लीजिए, ठीक है। बहुत सारी रीडिंग लेने के बाद उसका आप एवरेज कर दीजिए, उसका आप मीन निकाल लीजिए। मीन जो आप निकालेंगे, ठीक है, रीडिंग्स का जो आप मीन निकालेंगे तो वो देखेंगे आप बहुत हद तक सेम आ जाएगा ट्रू वैल्यू की, ठीक है। तो रैंडम एरर को रिमूव करने का यही तरीका है कि आप इसका मीन निकालिए, मीन जो होगा वो आपका ट्रू वैल्यू के बहुत ही करीब आएगा। और लीस्ट काउंट एरर भाई रिमूव करने का एक ही तरीका है कि बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लीजिए, ठीक है। और अगर आपके लैब में उतना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो उतना एरर आपको लेके चलना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा विद इन 10% या विद इन 5% हम लोग का जो है डेटा है जो वो एरर के अंदर में है, ठीक है। तो ये आपको मेंशन करना पड़ता है। आप लैब जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सब तरीके होते हैं आपको रीडिंग वगैरह लेने के, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये डायग्राम जो है, डायग्राम के थ्रू भी यही बताया है। देखिए कि अर्थमेटिक मीन जब आप ले लेंगे तो ये आपको ट्रू वैल्यू, जो रेड वाला स्पेयर है समझ लीजिए, वो ट्रू वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और ग्रीन जो है वो आपका मीन है। तो यही बोल रहा है कि जब आप रैंडम एरर को रिमूव करना है तो ये सिंगल जो वैल्यू है, सिंगल जो आप डेटा पॉइंट्स ले रहे हैं वो आपके ट्रू से बहुत दूर दूर आ रहे हैं, बहुत दूर दूर आ रहे हैं, ठीक है। कभी नेगेटिव आ रहा है लेकिन कभी पॉजिटिव आ रहा है, कभी नेगेटिव आ रहा है कभी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो चारों तरफ है ये। लेकिन जब इस चारों तरफ को अगर आप मीन ले लेंगे ना तो वो वापस से सेंटर में आ जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि रैंडम एरर को रिमूव करना है तो आप मीन ले लीजिए, क्योंकि ये तो चारों तरफ है ना, और चारों तरफ है तो कुछ नेगेटिव जो है वो कुछ पॉजिटिव के साथ मिलकर के कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कुछ अपर वाले जो है वो लोअर वाले के साथ मिलकर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जब मीन ले लेंगे तो जो ग्रीन वाली आप देखिए जो ट्रू वैल्यू है उसके बहुत बहुत करीब आ जाता है, ठीक है। तो रैंडम एरर्स जो है वो ऐसे रिमूव करते हैं। वहीं अगर आप सिस्टमेटिक एरर्स देखेंगे तो जो सिस्टमेटिक एरर के जो डेटा पॉइंट्स होते हैं वो सब आपस में तो क्लोज होते हैं, क्योंकि हमारे डिवाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमारे डिवाइस में इंस्ट्रूमेंट में यही प्रॉब्लम था कि उसका जीरो सेट नहीं था, उसके प्रिसीजन वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसका जीरो सेट नहीं था। तो या तो वो बहुत हायर साइड पे देगा या बहुत लोअर साइड पे डेटा देगा, ठीक है। अगर ऐसे बिखरे बिखरे हैं तो रैंडम होता है, सिस्टमैटिक होता है, या तो पॉजिटिव दे देगा या बहुत ज्यादा नेगेटिव दे देगा। तो अगर आप जीरो सेट कर देंगे तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो आपके सेंटर ट्रू वैल्यू से ही मैच कर जाएंगी, ठीक है। तो होपफुली ये डायग्राम आप लोग को समझ में आया, ठीक है। और अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसके लिए मैं इस जो डायग्राम को समझ लिया तो इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे समझेंगे, ओके। फिर डायग्राम मैंने अब रिमूव कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि एब्सोल्यूट एरर और बाकी के जो एरर है, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, वो होता क्या है। तो सपोज पहले हम लोग एब्सोल्यूट एरर की बात कर लें। एब्सोल्यूट एरर आपको नाम से समझ में आना चाहिए, एरर जो है वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, आपने एरर में मॉड लगा दिया है। मॉड लगाने के बाद जो एरर होती है वो हमेशा जो पॉजिटिव ही आती है, वो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकती, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब हमेशा मॉड लगा के आपको एरर निकालनी है, तो हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू देगी, कभी वो नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकती। तो आप एक चीज देखिए कि सपोज आपने जो डेटा लिए वो थे A1 था, ठीक है, वो A2 था, डेटा लिए आपने A3, A4, A5, ये डेटा ले लिया आपने, ठीक है। तो आप जो है आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो तो आपको मालूम नहीं है, तो आप ये मान लेते हैं कि अगर मैं इसका मीन ले लूँ, अगर मैं इसका मीन ले लूँ, ठीक है, जो ये मीन वैल्यू होगी वो ट्रू वैल्यू के बहुत बहुत करीब होगी, ऑलमोस्ट ट्रू वैल्यू के बराबर होगी, है ना। यही हमारी जो है वो ट्रू वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है। तो अब अब आप क्या करेंगे, जो आपका जो मीन है, मीन से माइनस करके कर दीजिए A1 को,
सॉरी A1 से आपको माइनस करना है मीन को, ठीक है। A1 से आपको माइनस करेंगे अगर मीन को, तो आपका डेल्टा A1 मतलब जो भी एरर होगी ना वो आ जाएगी। अभी A2 से अगर आप A मीन को माइनस करेंगे, ठीक है, तो डेल्टा A2 आ जाएगा। डेल्टा A2 है, डेल्टा A1 क्या है, वो एरर है, ठीक है। जो आपकी A1 रीडिंग थी वो ट्रू वैल्यू से कितना डिफरेंस में आ रही है, ये ट्रू वैल्यू है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, तो वही जो डिफरेंस है वही तो एरर होती है, वही तो एरर होती है। अब ये देखिए ये है, ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर मॉड लगा देना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, मॉड लगा देना है। तो मॉड लगा दिया अगर आपने, तो यही आपकी एब्सोल्यूट एरर होगी, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। अगर मॉड लगा देंगे तो वही आपकी जो हो जाएगी वो एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। तो एब्सोल्यूट एरर तो आपको समझ में आ गया, एब्सोल्यूट एरर तो समझ में आ गया। अब हम अगला अपना आते हैं कि हमारा रिलेटिव एरर क्या होता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट क्या मतलब, ये देखिए हर एरर के बाद मॉड लगा दीजिए, हर एरर के बाद आप अगर मॉड लगा देंगे तो जो भी आपका ये सब जो है ये सारी की सारी जो है एब्सोल्यूट एरर होती है। आपको अब देखना है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है दोस्तों, रिलेटिव एरर क्या होता है, आप एरर जो सारी थी ना A1 A2 A3 इनको बिना मॉड के आप लोग ऐड कर दीजिए। सॉरी बिना मॉड के ऐड नहीं करना है, क्योंकि मॉड के बिना अगर ऐड कर देंगे तो सारी एरर ही जीरो हो जाएगी, है ना। तो आपको मॉड के साथ ही ऐड करना है, क्योंकि बिना मॉड के ऐड कर देंगे तो कुछ प्लस है कुछ माइनस है ना। ये गलती मैंने जानबूझ के बोली ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। देखिए रिलेटिव एरर में अगर आप डायरेक्ट बिना मॉड के ऐड करते हैं तो कुछ तो पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो आपस में जुड़ करके वो खत्म हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, है ना। अगर नहीं भी जीरो होती है तो ऑलमोस्ट डिमिनिश हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमको रिलेटिव एरर निकालना है, हमें जानना है कि भाई एरर हो कितनी रही थी। तो इसलिए सबके जो आपने मॉड लगाया है, सारी जो एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, जो भी आपने सारी एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, इसको मॉड लगाना जरूरी है, ठीक है। सब पे आप मॉड लगा करके जितनी भी आपने एब्सोल्यूट एरर निकालनी है सब पे मॉड लगा करके उनका मीन निकाल लीजिए, ठीक है। डेल्टा होगा यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा। तो डेल्टा A5 सब पे मॉड लगाना है, मॉड लगाना जरूरी है, क्योंकि आपने अगर मॉड नहीं लगाया तो ये सारी आपस में खत्म हो जाएंगी, ठीक है। इनको आप अब इनका मीन निकाल लीजिए। तो इनका जो मीन होगा वो एरर का जो मीन होगा वो हो जाएगा डेल्टा A मीन, ठीक है। अब ये बोल रहा है रिलेटिव मतलब होता है किसी चीज से कंपैरिजन। रिलेटिव मतलब क्या होता है, किसी से कंपैरिजन। तो रिलेटिव एरर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, तो ये जो डेल्टा A मीन निकाला है उसको डिवाइड कर देंगे A मीन से, ठीक है। तो रिलेटिव एरर जो है, रिलेटिव एरर आप यहाँ देखिए, रिलेटिव एरर जो है वो होगा डेल्टा A मीन, डेल्टा A मीन। ये भी पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि सब मॉड को आपने डिवाइड किया अपॉन A मीन, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आएगा। रिलेटिव मतलब देखिए आप इसकी डिक्शनरी में जाइए, डिक्शनरी में जाएंगे तो आपको हमेशा समझ में आएगा। रिलेटिव मतलब किसी से रिलेशन, है ना। तो रिलेशन मतलब किससे कंपैरिजन, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं भाई, एरर का आप किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप ट्रू वैल्यू से तो कंपैरिजन करेंगे, तो ट्रू वैल्यू आपकी मीन के अराउंड आती है। तो डेल्टा A मीन अपॉन A मीन कर दिया तो रिलेटिव हो गया। और वहीं अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है, वहीं आपको अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो आप क्या कर देंगे, इसी चीज को आप क्या कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी परसेंटेज एरर हो जाएगी। अगर आप 100 नहीं रखते हैं तो इतना जो पोर्शन है वो आपका होता है रिलेटिव एरर। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो पूरा है वो आपका होता है परसेंटेज एरर। तो होपफुली आपको एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, आपको रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर इस ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है मैं ये जो दो एग्जांपल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में इनको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इन्हीं दोनों को एक्सप्लेन करने के बाद आपको ये जो इसका जो न्यूमेरिकल है, इसी का न्यूमेरिकल है, जो एब्सोल्यूट एरर वगैरह रिलेटिव एरर है इसका न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पर। इसको न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमको जो थ्योरी है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। होपफुली सबको समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच।